गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने आणविक के वेगों के बारे में चर्चा की थी। कौन से आणविक वेग? वर्ग माध्य मूल वेग। तो हेडिंग डालना वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। क्या होता है? अणुओं के वेग का वर्ग फिर उसका माध्य मूल यानी अंडर रूट लेने पर जो वेग आता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल वेग। इसे आरएमएस वेग भी कहा जाता है। तो इसमें लिखना किसी गैस के समस्त अणुओं के वेगों का वर्ग, समस्त अणुओं के वेगों का वर्ग, वेगों के वर्ग के औसत का वर्गमूल। समस्त किसी गैस के समस्त अणुओं के वेगों के वर्ग के औसत का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल कहलाता है। वर्ग माध्य मूल कहलाता है। इसे संक्षिप्त में आरएमएस कहा जाता है। तो देखो ध्यान से, C1 स्क्वायर यानी सभी वेगों का योग C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस, और कितने अणु हो n अणु हो तो प्लस Cn स्क्वायर अपॉन n। ये क्या है? वर्ग का औसत, और इनका मूल क्या है? वर्ग माध्य मूल है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इसे आणविक या अणुगति समीकरण से व्युत्पन्न किया जा सकता है। हम जानते हैं PV इक्वल टू हाफ या 1/3 mn v स्क्वायर होता है। तो मैं इसे क्या कहूंगा? mn c स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये c ही तो था वर्ग माध्य मूल वेग। ये c ही क्या था? वर्ग माध्य मूल वेग था। अब देखो c स्क्वायर चाहिए मुझे या c चाहिए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, c स्क्वायर इक्वल टू 3pv अपॉन mn। ठीक है, अपॉन mn यानी c इक्वल टू 3pv अपॉन mn। ठीक है, देखो pv इक्वल टू nRT होता है, यानी जब 1 मोल हो तो pv इक्वल टू RT। तो इसे ऐसा लिख सकता हूं, देखो c इक्वल टू 3RT अपॉन mn। ठीक है, और देखो दूसरा तरीका, mn मल्टीप्लाई mn क्या होता था? कैपिटल M यानी अणुओं का भार। देखो इसे देखो और कैसे? 3RT अपॉन कैपिटल M ऐसे लिख सकता हूं। और देखो और कई तरीके हैं। एक मिनट, ठीक है। तो देखो mn इक्वल टू m है तो 3RT अपॉन m, या इसे ऐसे लिख सकता हूं। देखो यहां 3pv अपॉन कैपिटल M भी लिख सकता हूं। 3pv अपॉन कैपिटल M लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ध्यान से देखो
ये भी क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। और देखो ध्यान से, जो डेंसिटी है यानी घनत्व, यानी ये आयतन है, ये दाब है। डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान से देखो, यहां आयतन बटे द्रव्यमान है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, इसे देखो ध्यान से, 3 एक मिनट P, हाँ 3P, सॉरी एक मिनट, V अपॉन M। देखो V अपॉन M क्या हो जाएगा, 3P अपॉन D। देखो ये V अपॉन M है, यहां मैंने क्या लिखा है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आयतन बटे द्रव्यमान करूंगा तो 1 अपॉन D हो जाएगा। तो यहां 3P अपॉन D, C इक्वल टू 3P अपॉन D। कितने फॉर्मूला हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। 4 तरीकों से, 5 तरीकों से इसे दिखाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिखाया जाता है, देखो एक तो यह है, ठीक है, एक ये है और एक ये फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम इन्हीं की टर्म में लिखा जाता है, और सबसे ज्यादा ये दो यूज होते हैं। सबसे ज्यादा 3pv अपॉन m या 3rt अपॉन m, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो बड़े डब्बे में बंद कर लेना इसे, ठीक है, क्लियर। तो ये है वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। आगे चर्चा करते हैं औसत वेग के बारे में, औसत वेग के बारे में। क्लियर, इरेज करूं, हो गया क्या, ओके, हो गया होगा, इतना टाइम नहीं लगता। यहां दूसरा है औसत वेग, औसत वेग। यह औसत वेग क्या है, यदि सभी गैसों के अणुओं के वेग को जोड़ के, यानी उनका औसत निकाला जाए, क्या, उनका वेगों को जोड़ के और जितने अणु उपस्थित हैं उनसे डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास औसत वेग, मैं क्या कह रहा हूं, इसे औसत वेग को किससे, c बार से प्रेजेंट किया जाता है। तो औसत वेग क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं कहूं c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड प्लस cn, इतने अणु हैं और उनसे n से डिवाइड करते। n क्या है, कितने अणु उपस्थित हैं, तो इससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास औसत वेग आता है। क्या आता है, औसत वेग। तो इसमें लिखना औसत वेग में समस्त अणुओं के वेग का, समस्त अणुओं के वेग का योग, ध्यान से, समस्त अणुओं के वेग या वेगों का योग, वेगों का योग, वेगों के योग, वेगों के योग को अणुओं की कुल संख्या से, अणुओं की कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए तो औसत वेग का मान प्राप्त होता है। मैंने क्या कहा, देखो, समस्त अणुओं के वेगों का योग या वेगों के योग को किससे, कुल अणुओं की संख्या से विभाजित कर दिया जाए, तो जो मान प्राप्त होगा या जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, औसत वेग होगा। ठीक है, औसत वेग होगा। विभाजित कर दिया जाए तो औसत वेग का मान प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। वितरण नियम से, अब वितरण नियम हम अगली क्लास देखेंगे, लेकिन
डायरेक्ट रिजल्ट है वितरण नियम से औसत वेग कितना होता है? औसत वेग होता है c बार इक्वल टू 8RT अपॉन m। क्या होता है? 8RT अपॉन पाई m होता है, पाई m। रिमेंबर, ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने कहां किया था? केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगति में किया था। यही था वो औसत वेग, अणुओं का औसत वेग। याद है क्या? डायरेक्ट है वितरण नियम से, और वितरण नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे। तो c बार इक्वल टू 8RT अपॉन पाई m का अंडर रूट। ये क्या है देखो, और किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो c बार को लिखा जाता है, देखो RT, तो इसे 8PV अपॉन पाई m लिख सकते हैं, या फिर क्या दे दो v अपॉन m क्या होता है? 1 अपॉन d। अभी तो वो लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 8p अपॉन पाई d। ये क्या है? दूसरा फॉर्मूला है। 1 2 3 फॉर्मूले हो गए औसत वेग के लिए। क्या कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले किसके लिए? औसत वेग के लिए। बात क्लियर? तो औसत वेग में फॉर्मूले लिख लेना, उसके बाद हेडिंग डालना प्रायतम वेग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट जो नियम है वितरण नियम, इसमें करेंगे। तो यूनिट जल्दी ही खत्म होगी। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा प्रायतम वेग। प्रायतम वेग क्या होता है? ऐसा वेग, देखो सभी अणुओं का वेग अलग अलग है। प्रायतम वेग वह वेग है जो सबसे ज्यादा अणुओं द्वारा रखा जाता है। ध्यान से सुनना। मान लो 100 अणु कितने वेग से? 1 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं। 200 अणु मान लो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं। ठीक है, मान लो 300 अणु 1.5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं, है ना। और मान लो 50 अणु कितने? 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है। मान लो 10 अणु कितने? मान लो 50 की वेग से जा रहे हैं। कितने वेग से जा रहे हैं? 50 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं। मान लो 1000, या ऐसा करो, मान लो 60 ही अणु हैं, वो कितने वेग से जा रहे हैं? सपोज दैट वो 60 या 100 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये कुछ मान है। मान लो टोटल अणु कितने हैं? कितने हो गए? 620, ध्यान से 720। ठीक है, कुल अणु कितने हैं? 720, और उनका ये अलग अलग वेग है। यानी कुछ अणु तो ऐसे होंगे जो समान वेग रख रहे होंगे। तो द पॉइंट इज, यहां सबसे ज्यादा अणु 300 अणु कौन सा वेग रख रहे हैं? 1.5 मीटर पर सेकंड वाला वेग रख रहे हैं। तो इस वेग को क्या कहा जाता है? प्रायतम वेग कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? वह वेग जो सबसे ज्यादा या सबसे अधिक अणुओं द्वारा रखा जाता है। सबसे ज्यादा अणु की बात है, प्रायतम सबसे अधिक वेग नहीं है। प्रायतम वेग सबसे अधिक वेग नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अणुओं द्वारा रखा जाने वाला वेग है। ठीक है, ये क्या है? प्रायतम वेग है। प्रायतम वेग की वैल्यू भी डायरेक्ट लिखी गई है। क्या है? अल्फा। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है 2RT अपॉन पाई m। क्या है? 2RT अपॉन m, सॉरी m है, पाई m नहीं, m।
2RT अपॉन m। ये क्या है? प्रायिकतम वेग है, प्रायिकतम वेग डायरेक्ट है। अब देखो RT तो जैसे पहले कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा 2pv अपॉन m हो जाएगा, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 2p अपॉन d, 2p अपॉन d भी लिखा जा सकता है, यानी दाब 2p यानी दाब का दोगुना अपॉन घनत्व। किसका घनत्व? गैस का, यानी गैस कंटेनर में जिस पात्र में उपस्थित है, तो उस गैस का घनत्व क्या है जिसके हम प्रायिकतम वेग का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखना 2RT अपॉन m यानी 2p अपॉन d। क्लियर? तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर चर्चा करेंगे। प्रायिकतम में लिखना प्रत्येक अणु की ऊर्जा तथा वेग अलग अलग होता है। प्रत्येक अणु की ऊर्जा तथा वेग अलग अलग होता है, फिर भी अधिकांश अणुओं का वेग किसी एक निश्चित परास में होता है। रेंज निश्चित परास में होता है। यहाँ 2 से मतलब है फिक्स 2, यहाँ 2 से मतलब है 2 के आसपास 1.9, 2.1, ये क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड का क्या है? परास है, क्षेत्र है। ठीक है, किसी एक निश्चित परास में होता है। कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक तथा कुछ अणुओं का वेग बहुत कम होता है। कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक, कुछ अणुओं का वेग बहुत कम होता है। कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक, जबकि कुछ अणुओं का वेग बहुत कम होता है। नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे प्रायिकतम वेग की। गैस के अधिकांश अणु जिस वेग से गति करते हैं, उस वेग को प्रायिकतम वेग कहते हैं। उस वेग को प्रायिकतम वेग कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर? इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लेना अल्फा इक्वल टू 2RT अपॉन m। हम चर्चा कर रहे थे आणविक वेगों में संबंध। ठीक है, संबंध क्या क्या होते हैं ये देखना है। आणविक वेगों में संबंध। ठीक है, ध्यान से देखना। हमने C लिखा, यानी RMS वेग, वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? C इक्वल टू 3RT अपॉन m, यही था। और C बार क्या था? 8RT अपॉन पाई m, यही था। और अल्फा यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी प्रायिकतम वेग क्या था? 2RT अपॉन m, यही था। अब मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा C संबंध, C अनुपात C बार अनुपात अल्फा। ध्यान से देखना, यहां सब में कॉमन क्या है? RT अपॉन m, या ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, √3
RT अपॉन m अनुपात 8 बाई पाई का अंडर रूट और RT अपॉन m का अंडर रूट, ठीक है, इज टू, देखो यहां से यहां क्या है 2 अंडर रूट 2 RT अपॉन m, ये रेशियो है। देखो यहाँ RT अपॉन m RT अपॉन m सब में कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास C बार अनुपात अल्फा क्या बचेगा अंडर रूट 3, और इनकी वैल्यूज देखो, या फिर मैं एक बार और लिखता हूं अंडर रूट 3 अंडर रूट 8 बटे पाई अनुपात अंडर रूट 2, तो मेरे पास अनुपात जो आता है वो क्या आता है, देखो C बार अनुपात C का अल्फा क्या है, देखो ध्यान से, इक्वल टू यहाँ इक्वल टू लगाना, इक्वल टू क्या है, देखो 1.8 या सॉरी 1.7 अनुपात 1.6 और अंडर रूट क्या होता है 1.414, ये है अप्रोक्सीमेटली 1.4, ठीक है, 1 डिजिट तक ही लेना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही ली है। तो देखो ये हमारे पास रिलेशन आता है, ठीक है, रिलेशन आता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग टाइप का रिलेशन चाहिए। ये रिलेशन सफिशिएंट है, लेकिन क्या हम C और C बार के यानी डिफरेंट रेशियो निकाल सकते हैं, और C और अल्फा के बीच में, C बार और अल्फा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, फाइंड आउट कैसे करूंगा, तो अल्फा को क्या लिख सकता हूं, अल्फा और C बार या C के बीच में रिलेशन क्या होगा, अल्फा और C के बीच में ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.821 C के बीच में, और C बार क्या होगा 0.921 C, ठीक है। इसी तरीके से देखो अल्फा और C बार के बीच में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि हम इन दोनों को ऐसा करो, ये डिवाइड कर दें तो भी निकल सकता है, या यहां से भी देख सकते हैं, यानी ये रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये रिलेशन एक छोटी सी हेडिंग है, आणविक वेगों में संबंध, C = 3RT अपॉन m और C बार = 8RT अपॉन पाई m, और अल्फा यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड प्रायिकतम वेग 2RT अपॉन m, क्लियर। और रिलेशन हमें मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। RT अपॉन m सब में कॉमन है, RT अपॉन m, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हेडिंग डालना आणविक वेगों के वितरण का नियम, आणविक वेगों के वितरण का नियम, या मैक्सवेल बोल्ट्जमान का वितरण नियम, या इसे सिर्फ मैक्सवेल के नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल का वितरण नियम। या ऐसा लिख सकते हैं आणविक वेगों का वितरण, आणविक वेगों का वितरण, ठीक है, या मैक्सवेल का वितरण नियम। जैसी सुविधा लगे, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ये मत सोचे जो हेडिंग लिखवाई गई है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के देता है कि आपको क्या पता है, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन आता है। और बहुत सारी आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान चीजें हैं। तो मैक्सवेल का वितरण नियम, आणविक वेगों का वितरण क्या था, हम जानते हैं सभी अणुओं का वेग अलग अलग होता है, तो मैंने रेंज की बात यानी परास की बात भी की थी। कुछ अणुओं का जो वेग है इस परास में होता है, इस परास में होता है, तो मैक्सवेल ने अणुओं के यानी अणुओं के अंश या अणुओं की संख्या और
किसके बीच में, वेग के बीच में ग्राफ प्लॉट किए। वो ग्राफ किस तरीके के आए, ठीक है। ये T1 टेम्परेचर है, यानी ताप T1 है, वो है 273 केल्विन। ये ताप T2 है, वो है 1273, और T3 है केल्विन में, T3 2273 केल्विन। इस तरीके के ग्राफ मिलते हैं। और एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यहां इसे लिखा जाता है dn अपॉन n, dn अपॉन n, यानी कि आंशिक या अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का अंश। हिंदी में कहते हैं, एक मिनट, अणुओं का अंश या अणुओं का भिन्न, भिन्न कह सकते हैं, अंश या भिन्न, अंश या भिन्न एक ही बात है, ठीक है। अणुओं का भिन्न, और किसके बीच में, वेलोसिटी यानी वेग के बीच में, वेग, ठीक है। यहां ध्यान से देखो, जैसे यहां से जैसे जैसे ऊपर जाते, जीरो से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वेग बढ़ता है। वेग की तुलना में अणुओं की संख्या, अणुओं का भिन्न बहुत तेजी से बढ़ता है। क्या होता है, अणुओं का भिन्न बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी देखो, यहां से यहां तक जाने में अणुओं का अंश लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक अंतिम स्थिति यानी मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट प्राप्त करने के बाद ये ग्राफ वापस से नीचे आता है। यानी मैं कह सकता हूं न्यूनतम और अधिकतम वेग रखने वाले अणुओं की संख्या लगभग 0 होती है। मैं क्या कह रहा हूं, न्यूनतम कितना हो सकता है, 0 के आसपास होता है। अधिकतम कितना, अधिकतम की भी एक सीमा है, ठीक है। इतना वेग रखने वाले अणुओं की संख्या निश्चित होती है किसी निश्चित ताप पर। ताप देखो, इस ग्राफ की बात करो, निश्चित है। जैसे ताप बढ़ाते हैं तो इसकी कर्व की या ग्राफ की ऊंचाई घटती है, वक्र की ऊंचाई घटती है, लेकिन वेग बढ़ता है। और इस ऊंचाई पर जो वेग होता है इसे ही क्या कहा जाता है, प्रायिकतम वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायिकतम वेग। किस पर, 273 केल्विन पर। यानी सबसे ज्यादा अणुओं द्वारा रखा जाने वाला वेग, सबसे ज्यादा अणुओं द्वारा, ये क्या है, सबसे ज्यादा अणु है, ये यहां ही देखो, इस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा अणु ये रखे गए, ये रखे गए, ठीक है। और इस टेम्परेचर पर ये रखे गए, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा तापों, ये इस ताप पर रखे जाने वाला वेग क्या है, सबसे ज्यादा अणुओं द्वारा। देखो T1 पर ये क्या है, प्रायिकतम वेग है। ये उच्चिष्ट क्या है, ये चोटी बता रही है कि ये प्रायिकतम वेग है, क्योंकि इन तापों पर अधिकतम अणु इस वेग को रखते हैं। क्या करते हैं, अधिकतम अणु इस वेग को रखते हैं। ये क्या है, प्रायिकतम वेग है। क्लियर। सबसे ज्यादा जैसे जैसे अणुओं का वेग बढ़ता है, यानी जैसे जैसे अणुओं का अंश बढ़ता है, भिन्न बढ़ता है, वैसे वैसे उसको रखने वाले, जैसे जैसे वेग बढ़ता है तो उसको रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है, जब तक कि वो उच्चिष्ट को प्राप्त ना कर ले। क्लियर। और इसे क्या कहा, सबसे अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या क्या है, प्रायिकतम वेग है, ठीक है। यदि इनकी तुलना करें तो ताप बढ़ने के साथ वक्र की ऊंचाई लगातार घटती जाती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं प्रायिकतम वेग को रखने वाले अणुओं की संख्या
घटती जा रही है। प्रायिकतम वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रायिकतम वेग को रखने वाले अणुओं की संख्या घट रही है। देखो ध्यान से, यदि मैं यहां से और यहां तक की बात करूं तो अंश क्या है, वेग का अंतर कितना सा है, बहुत कम है। क्या है, वेग का अंतर बहुत कम है। देखो मामूली सा अंतर है, इतना सा, देखो इतना सा अंतर है, ठीक है। यदि मैं ताप बढ़ाऊं, यदि मैं ताप बढ़ाऊं तो देखो सिर्फ इतना सा, देखो इसके इक्वल, देखो यहां से, देखो यहां से, यहां से ध्यान से देखना, ध्यान से, हल्का सा डॉट डॉट मिला, देखो यहां से, ठीक है, और थोड़ा सा देखो यहां। अब अंतर कितना है, अब अंतर थोड़ा ज्यादा, देखो यहां कितना कम था, यहां कितना ज्यादा था। यदि इससे आगे बात करूं, इससे आगे बात करूं इस ग्राफ की, तो यहां से देखो चेंज कितना है, इतना है, वही चेंज है, लेकिन रेंज है जो परास है, यानी जो अंतर है वो घटता जा रहा है। चौड़ाई बढ़ती जा रही है किसकी, वक्र की, और अणुओं के वेग में अंतर भी, यानी रखने वाले अणुओं की संख्या भी क्या रही है, घट रही है। यानी यहां कह रहे थे 1.1 वेग है मान लो, तो 1 पॉइंट नेक्स्ट का कितना होगा, थोड़ा सा ऊपर 0 या 1.11 होगा, 1.12 होगा, और यहां देखा 1.1 है, और यहां अचानक से देखो 1.3 होगा, यानी इतना डिफरेंस आ रहा है। समझो थोड़ा सा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखो, सबसे कम और सबसे अधिक वेग को रखने वाले अणुओं की संख्या क्या है, सबसे कम है। सबसे अधिक और सबसे कम वेग रखने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है, शून्य होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो वक्र है वो बढ़ता जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वेग बढ़ता है तो उसको रखने वाले अणुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ती जाती है, और एक उच्चतम बिंदु पर वो स्थिर हो जाती है और फिर घटने लग जाती है। क्लियर, वेग बढ़ रहा है लेकिन अणुओं की संख्या घट रही है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, लेकिन अणुओं की संख्या लगातार घट रही है। क्लियर, तो लिखेंगे इसमें मैक्सवेल का वितरण का नियम है। ऐसा माना जाता है कि किसी निश्चित ताप पर, ऐसा माना जाता है कि किसी निश्चित ताप पर सभी गैस अणुओं का वेग, ऐसा माना जाता है कि निश्चित ताप पर सभी गैस अणुओं का वेग समान होता है, सभी गैस अणुओं का वेग समान होता है, परंतु सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता, सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता, सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता। मैक्सवेल के अनुसार, नेक्स्ट लाइन में मैक्सवेल के अनुसार अणुओं का वेग शून्य से बहुत अधिक परास तक होता है। देखो शून्य से बहुत अधिक परास तक होता है। मैक्सवेल के अनुसार अणुओं का वेग शून्य से बहुत अधिक परास, यहां से कितना परास तक होता है, बोल्ट्जमान ने
बोल्ट्जमान ने गैस अणुओं के मैक्सवेल बोल्ट्जमान लिखते कोई बात नहीं। बोल्ट्जमान ने गैस अणुओं के गैस अणुओं के वेगों के वितरण को समझाने के लिए एक गणितीय समीकरण दिया। जिसे उन्हीं के द्वारा बनाए गए ग्राफ से समझा। ठीक है, जिसे उन्हीं के ग्राफ द्वारा व्युत्पन्न किया गया, समझा नहीं, जिसे उन्हीं के ग्राफ द्वारा वक्र द्वारा समझा गया या व्युत्पन्न किया गया। तो dn अपॉन n इक्वल टू क्या होता है 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT, 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT का 2/3। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहां लिखता हूं dn अपॉन n इक्वल टू क्या है 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 2/3। ठीक है, 2/3 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2RT c स्क्वायर dc। ये क्या था, मैक्सवेल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, मैक्सवेल या बोल्ट्जमान का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। क्या था, मैक्सवेल का एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो ये लिखना, इक्वेशन लिखो। ठीक है, और ग्राफ बनाओ। इक्वेशन और ग्राफ ये चीजें हटा देना। देखो यहां चीजें समझने के लिए ऐसा किया था, ये चीजें, ये लाइंस मत खींचना, है ना। ये लाइंस मत खींचना भाई, ठीक है। बाकी ठीक है। अणुओं का भिन्न या अंश, अणुओं का भिन्न या अंश, ठीक है, क्लियर। वैसे तो इस क्लास में हो जाना चाहिए था, ठीक है, अणु इसका मैक्सवेल का वितरण करिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स बचे हैं जो मुझे लिखवाने हैं, दोबारा डिस्कस करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है।